हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी एमपीएस का कोर्स है उन सभी के पास में, और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के जो एग्जाम्स के एडमिट कार्ड है और डेट शीट दोनों ही रिलीज हो चुकी है। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस 003 कोर्स का जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ है, क्योंकि अब दिसंबर के बाद में अब सीधा जून 2022 का पेपर होगा। तो इस चीज की वजह से भी ये पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये लास्ट पेपर है। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो पिछले एग्जाम्स को देखकर ही अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो ये आपके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी प्रीवियस हम कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, और यहाँ पर हम ये पहले समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से भी रिपीट होने की संभावना है और कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आपको लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बेसिक से आपकी डिटेल्स दी गई है कि भाई एमपीएस 003 कोर्स का सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी बुक का नाम है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात करें, भारत लोकतंत्र और विकास, ये आपकी बुक का नाम है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए दिया गया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आएंगे और इसमें से 5 करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको हर एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या है सेक्शन का फंडा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से उनकी बैक आती है। ये सेक्शन नंबर 1 है, टोटल नंबर 10 क्वेश्चन है आपके, और उसमें से आपको कहा जाता है कि कोई भी 5 कर लीजिए आप, लेकिन हर सेक्शन से 2, 5 तो करने हैं, लेकिन इस 5 में से हर सेक्शन से आपको 2 करने ही करने हैं। जैसे पहला सेक्शन आया, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं मैं तो टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 में से कोई भी आप 2 कर लो। जैसे आप सभी को यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है तो आप सेकंड क्वेश्चन कर लो, आपको फोर्थ क्वेश्चन आता है फोर्थ कर लो। 2 क्वेश्चन तो आपको हर सेक्शन से करना ही करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ही यूनिट से या पहले ही हमने सेक्शन से क्या कर लिया, पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेंड कर लिए। तो वो क्वेश्चन में टोटल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे। आप मैक्सिमम एक सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। दूसरे सेक्शन से, जैसे दूसरा सेक्शन नीचे आपके लिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 2 है। यहाँ पर 6 से नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन तक है। यहाँ से भी आपको कोई 2 करने ही करने होंगे, ये कंपलसरी होता है। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एमपीएस 003 है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका स्नातक कोर्स यानी जो कि मास्टर ऑफ इस चीज का कार्यक्रम यानी आर्ट्स का। आपका पेपर नंबर, जो पेपर कब का है, दिसंबर 2022 का है। कौन सा सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट का नेम क्या है, ये 3 घंटे का पेपर होगा। एक लिमिटेड शीट मिलेगी जिसमें 24-25 पेज लगभग होंगे, और उसी में आपको पूरा पेपर आपका करना होगा। यहाँ पर कुछ आप सभी के लिए कुछ स्पेशल नोट दिया था जो मैंने बता दिया। हम खंड 1 यानी सेक्शन 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके आता है, कि आपसे आजादी के बाद से ही ध्यान रखना है 1952 में हमारे पहले इलेक्शन हुए। तो 1952 से लेकर 1967 तक ये एक पहला फेज था, और 1967 के बाद से 77 तक अगर हम देखें दूसरा फेज था इलेक्शन का। 1977 से 1980 तक ये तीसरा फेज था, 80 से 89 तक, और फिर 89 से मई 2014। और मई 2014 की बात करें, इसके अलावा मई 2014 है। इसके अलावा मई 2014 के बाद से अभी जो प्रेजेंट का टाइम है इसका अलग है। मैं सारे के सारे आपको चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, आपको ये बताना है कि भाई 67 के बाद 1967 के बाद में भारत की जो राजनीति है यानी भारत की राजनीति का रूपांतरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो पहला ये 3-4 आम चुनाव थे, यानी पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, तीसरा आम चुनाव जो था 1962 में हुआ। अब है चौथा आम चुनाव। इस आम चुनाव की बात करें हम, चौथे आम चुनाव, तो इसके बाद भारत की राजनीति में क्या रूपांतरण हुआ। तो पहली बात तो पहले 3 आम चुनाव में अगर आपसे इससे पहले पूछे, पश्चात ना पूछ के पूर्व पूछे, तो ध्यान रखना है आपको 1952 से, क्योंकि क्वेश्चन घुमाता है हिंदी में, 1952 से 1967 तक की ही बात पूछी जा रही है आपसे। और इससे पश्चात जैसे जुड़ा है तो इसके बाद की बात करनी है आपको, इसके बाद की। तो पश्चात के अंदर आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो थोड़ा कमजोर हो गया, ग्रेड अलायंस उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। ये 3 भारतीय राजनीति के अंदर उदय हुए। इसके बाद में 1977 की बात करें हम तो इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हुई, जनता पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी।
जनता पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए संसदीय संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी। तो संसदीय संप्रभुता की अवधारणा क्या है, पहली बात तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। और ये न्यायिक समीक्षा के समक्ष क्या है, एक चुनौती की बात भी करती है। संसदीय संप्रभुता, पहली बात तो आपको इस शब्द का मतलब ही समझना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इस शब्द से रिलेट करते हुए और भी क्वेश्चन आते हैं। मैं भी आपको आगे भी और भी दिखाऊंगा। आपके एमपीएस कोर्स में ये सब्जेक्ट जो है, ऐसा नहीं कि एक चीज अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो एमपीएस 1 में भी काम आ सकता है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो संसद संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आत्मनिर्णय 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 लेने के लिए आत्मनिर्णय लेने के लिए आप कितने स्वतंत्र हो, आप कितने कितने स्वतंत्र हो। तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में ये एक्सप्लेन करना है कि संसदीय संप्रभुता के अंदर कि आप अपने निर्णय लेने के लिए, अब यहाँ पर बात संसद के साथ जोड़ी गई है, तो संसद कितने अपने निर्णय लेने को महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाती है। क्योंकि न्यायिक सक्रियता या न्यायिक समीक्षा की बात करें, जो जुडिशियल रिव्यू है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं समीक्षा करना, तो न्यायिक पुनरावलोकन करना, तो इसमें न्यायिक सक्रियता में हम देखते हैं कि जो न्यायालय हमारी, वो न्यायालय कई बारी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा देती है। न्यायालय क्या करती है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा देती है। तो यहाँ पर यही, अब आप कहते हो कि संविधान में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन करने का अगर किसी को अधिकार दिया गया है ना संविधान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। लेकिन कई बार हम संसद को भी देखते हैं कि संसद जब कोई अपने निर्णय लेने की कोशिश करती है तो वो निर्णय उसको नहीं लेने दिए जाते, और ये बात कहते हुए कि वो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और वो जनता के लिए ठीक नहीं है, ये कहते हुए हम क्या कर देते हैं, ये कहते हुए हम कह देते हैं कि वो मामला नहीं लिया जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संसदीय संप्रभुता पर कई बार जब हम न्यायालय अपनी पूर्ण रूप से शक्ति का प्रयोग करती है तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कई बार हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 1973 में केशवानंदन भारती मुकदमा में, 1968 में गोलकनाथ ब्रदर्स केस में, इसके अलावा हम देखें तो 1973 में केशवानंदन भारती मुकदमा है। इसके अलावा आगे चलकर जो हमारे कुछ और भी केस है, एसआर बम्बैया केस, मेनका गांधी केस, तो इन सब केस में संसद की संप्रभुता में कहीं ना कहीं नग्न दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रति राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विकास के प्रति हमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार की आनी चाहिए और सरकार को उन मामलों में कहाँ तक हस्तक्षेप करने चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपसे ये पूछा गया। और मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन आप मत करना, ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हमने क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था हम ऐसे क्वेश्चनों के साथ डील करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रहती है, जब पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक के अधिकारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए न्यायपालिका सबसे प्रभावी अंग है। बिल्कुल, नागरिक, अब जैसे हम भारत के संदर्भ में समझते हैं, इसको किस संदर्भ में समझते हैं, भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में क्या है, एक तो एनएचआरसी, एक एनएचआरसी, और इसके अलावा दूसरी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट। कौन, सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को ही ये राइट्स प्राप्त है कि ये मानव अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। तो न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट को भी दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर की कर सकता है। अगर राष्ट्रीय स्तर का मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। तो जनता के अधिकारों को कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं सुरक्षित करने में इसकी न्यायालय की भूमिका होती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है, 5 प्रकार के रीट जारी करती है। अब ये कौन कौन से रीट है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बस यहाँ पर हम क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो बिल्कुल जी बिल्कुल उम्मीद है। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। 4 में से 3 क्वेश्चन आपके अभी तक आने की, इस साल भी रिपीट है होने की उम्मीद है। इसके अलावा ऐसी वीडियोस भी आप सभी के लिए आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप सबको बताएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे लोक नीतियां, यानी जनता के लिए जो पब्लिक पॉलिसीज होती है वो जनमत को आकार देने में मीडिया की क्या भूमिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में मीडिया जो है वो लोक नीतियां या जनता की इच्छाओं को जानने में, या जनता किस चीज को पसंद करती है इसको जानने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं क्या होता है इलेक्शन, जब भी क्या होता है इलेक्शन, तो इलेक्शन के दौरान हम क्या देखते हैं कि मीडिया एग्जिट पोल लेकर आती है, और बहुत बारी वो क्या होता है एग्जिट पोल के अलावा जो चुनाव से पहले की राजनीति है उसको जनता के सामने दिखाने की कोशिश करती है। वो ये भी दिखाती है कि जनता किस चीज को पसंद करती है, किस चीज को पसंद नहीं करती है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि भाई
कि राय क्या है जनता की, उसको जनता के सामने दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से हम अब बात करने वाले हैं। इस वाले सेक्शन में भारत में जातीय प्रमुख मामले की चर्चा करना। भारत में आपको क्या करना है, जातीय एक प्रमुख एक महत्वपूर्ण मामला है, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले भारत में जातीय एक प्रमुख प्रमुख मसला है। क्यों मसला है, पहली बात तो देखो जातीयता क्या होती है, जिसे हम एथिक्स के रूप में जानेंगे, निर्जातीयता के रूप में जानेंगे। तो भारत की राजनीति में, भारत की राजनीति में ऐतिहासिक उद्योगों में, ऐतिहासिक उद्योगों में, ऐतिहासिक उद्योगों में या फिर ऐसे उद्योग, या फिर ऐसे उद्योग जो कि देसी उद्योग बोल सकते हैं हम इसे, उन सभी में भी किसकी भूमिका खास रहती है, उन सभी में भूमिका खास रहती है जनजातियों की, क्योंकि ये ट्राइब्स के हिसाब से काम करते हैं, ये जनजातियों के हिसाब से काम करते हैं और अपने काम के अकॉर्डिंग ही इनका ऑक्यूपेशन निश्चित होता है। आप ये ग्रामीण इलाकों में देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं हम दिखता है हमें, ये एक प्रमुख मामला है। तो ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है, ये शॉर्ट नोट में ज्यादा पूछा जाता है। आप बोलोगे शॉर्ट नोट क्या है, तो नीचे आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति असमानता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से करवाऊंगा। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बना रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को देखना है। जातिगत असमानता की प्रकृति की आलोचनात्मक आलंकन करना है आपको। भाई जातिगत असमानता या जाति असमानता क्या है, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रकृति का आलोचनात्मक आंकलन ही क्या कहलाता है, जातिगत या जाति असमानता कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहचान की राजनीति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। तो भारत में पहचान यानी राजनीति की अवधारणा का विश्लेषण आपको करना है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है, यानी पहचान यानी जो एथिक्स लोग हैं, जनजाति हैं, ये 3 क्वेश्चन जो है वो एक ही यूनिट से हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चनों को समझना आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डीप से ही समझाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को जरूर करके जाना है। पेपर में क्वेश्चन मैक्स वेबर के आपके नौकरशाही के सिद्धांत को पूछा जाता है। और यहाँ पर सिंपली नौकरशाही पूछ लिया तो भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसके कार्यकारी और उसके कार्यपालिका से संबंधित जो संबंध है उसके बारे में आप सभी को बताना है। तो ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखना चाहे तो आप सर्च कर सकते देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए। और यहाँ पर आपको जेंडर असमानता और नए सामाजिक आंदोलन के बारे में आप सभी को बताना है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम बता देते हैं जेंडर असमानता क्या होती है। यानी हम पेपर में असमानता की बात करता है, तो जेंडर असमानता का मतलब यहाँ पर आप सभी को लिंग के आधार पे हो रहे भेदभाव, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव, लिंग के आधार पे हो रहे भेदभाव, इसको आप लोगों को इसके अंदर इंटीग्रेट करना है। दूसरा नए सामाजिक आंदोलन, नए सामाजिक आंदोलन के अंदर क्या आएगा, नए सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे जैसे चिपको आंदोलन है, इसको डाल सकते हो आप। किसान आंदोलन है, इसको डाल सकते हो आप। महिला आंदोलन है, आप इन आंदोलनों को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये वीडियो थी आप सभी के लिए पूरी की पूरी, क्या पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो होपफुली अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इन डाउट्स को अपने नंबर्स के थ्रू क्लियर करा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय